नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त चक्रव्यूह का हो गया है। आइए शुरू करते हैं चक्रव्यूह और सबसे पहले देखते हैं वो कहानियां जिन पर आज आपने वोटिंग कर कर पसंद बताई है। आज की पहली कहानी थी छत्रपति शिवाजी महाराज पर बाबा बागेश्वर के बोल से कौन सा विवाद खड़ा हो गया है। इस खबर को देखने के लिए 14% लोगों ने अपना वोट दिया है। आगे विस्तार से बात करते हैं। दूसरी खबर जो थी वो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी कलह पर है। राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की वीडियोबाजी में कितना सच है, इस खबर को देखने के लिए 20% लोगों ने आज अपना वोट दिया है। सुबह से खबर ट्रेंडिंग है, डिटेल में आगे बात करते हैं। तीसरी कहानी जो आजकल दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है युद्ध की कहानी। ईरान का एक्सिस ऑफ फ्रेंड्स, ट्रंप का सरेंडर। इस खबर को 29% लोग देखना चाहते हैं। 7:28 पर डिटेल में इस हमले की, इस वॉर की एक एक अपडेट आपको दिखाते हैं। और जो कहानी सबसे अधिक नंबर पाकर नंबर 1 बनी है वो बंगाल के चुनाव की कहानी है। बंगाल की फाइनल जंग परसों यानी 29 अप्रैल को क्या खेला होगा, इसे देखने के लिए 37% दर्शकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और चक्रव्यूह में यही हमारी आज की लीड और कवर स्टोरी है। पहले दफा इलेक्शन हुआ, हम सेंचुरी पार कर दिया और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इस बार बंगाल मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पश्चिम बंगाल के सियासी मैदान में परसों सत्ता का फाइनल मैच खेला जाएगा। बीजेपी और टीएमसी के बड़े बड़े धुरंधर आज दिन भर बंगाल के सियासी मैदान में जमे रहे। पीएम मोदी ने बैरकपुर का मैदान संभाला तो अमित शाह ने हुगली के चंदन नगर में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भवानीपुर में बीजेपी को चुनौती देने मैदान में उतरी हुई थी। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी उड़ीसा। तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत का भाग्योदय पूर्वोदय के बिना अधूरा है। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया और सेकेंड में हमको ये सब हमारा ही एरिया है। जितना भी कोशिश करो, अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका। इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है, इतना इजी नहीं है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने ममता के बाहरी वाले आरोप के खिलाफ एक बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह समेत तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल और बंगालियों के रंग में रंगने का फैसला कर लिया। अमित शाह ने गंगा सागर के किनारे पूजा अर्चना की। उनका गंगा सागर जाना बंगाल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ने का मैसेज देना है। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इसके जरिए बीजेपी बंगाल के वोटर्स को यह मैसेज देना चाहती है, लेकिन बंगाली और बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर रह जाती है, जिसकी काट में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज दिन भर लगे रहे। 29 तारीख को बेखौफ होकर मत डालने चाहिए। बीड़ी के गुंडों की चिंता मत करिए।
चुनाव आयोग ने चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ बिठाई और आज मैं बोलकर जाता हूं कि सीआरपीएफ यही रहने वाली है। अमित शाह अपने भाषणों में लगातार बंगाल के गुंडों का, कथित तौर पर टीएमसी के वोटर सपोर्टर्स का जिक्र कर रहे हैं। जाहिर तौर पर एक तरीके का संदेश देने की कोशिश कि चुनाव फ्री एंड फेयर चल रहा है, किसी का दबाव, किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार के आखिरी दिन कोलकाता के दमदम में अपना दम दिखाया। जय श्री राम के नारों के बीच योगी ने बांग्ला बोलकर स्थानीय वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की है। सुन लीजिए। आप कहेंगे चाहे बीजेपी, मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे होटोबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। दोनों उठा करके बोलेंगे मेरे साथ, अंधकार, अंधकार। कैंपेनिंग के अंतिम दिन यानी ममता बनर्जी ने आज के दिन भी अपने विधानसभा क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ पूरा जोर लगा के रखा। ममता बनर्जी 71 साल की हो गई हैं, लेकिन भवानीपुर की सड़कों पर प्रचार करती ममता बनर्जी के कदम उनकी उम्र को पीछे छोड़ते दिखाई दिए। उनकी रैली में उमड़ा जनसैलाब ये बताने के लिए काफी है कि उन्हें यूं ही बंगाल की बेटी नहीं कहा जाता। किसी का भड़काए में आने का कोशिश वो जोर करके करेगा फोर्सफुली, लेकिन आप नहीं बाउ डाउन करेगा। आप ऊंचा रख के जस्ट इग्नोर, ऐसा सोचिए कि बिल्कुल ठंडा करके एक दिन के लिए काम लेना है। और सेंट्रल पुलिस आएगा तो उसको जाने दो, वो गटगट गटगट करके जाएगा और हमारा महिला लोगों को हील है, वो खटखट 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 करके जाएगा, बस हो गया। ममता बनर्जी के भाषण को सुना आपने, किस तरीके से ममता बनर्जी बात कर रही थी। ममता बनर्जी हिंदी में बात कर रही, क्यों हिंदी में बात कर रही, आगे मैं आपको विस्तार से बताता हूं। 29 तारीख को सुबह से बंगाल के 6 जिलों की बची हुई 142 सीटों के लिए वोटिंग होगी। रिजल्ट तो 4 मई को आना है, लेकिन परसों का मतदान यह तय करेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली, नादिया, ये वो 6 जिले हैं जहां के मतदाता पश्चिम बंगाल की सियासी तकदीर लिखेंगे। कहते हैं कि बंगाल की सत्ता का रास्ता इन्हीं जिलों से होकर गुजरता है और कोलकाता पहुंचता है। ये पूरी बेल्ट तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ कही जाती है। 2021 में टीएमसी ने यहां की 142 में से, जिन पर वोटिंग परसों होनी है, 142 में से 123 सीटें टीएमसी जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं टीएमसी भी अपना किला बचाकर जीत का चौका लगाने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण में 3 करोड़ 21 लाख मतदाता हैं। जी हां, 3 करोड़ 21 लाख, जिनमें करीब 3,88,000 पहली बार के मतदाता हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। दूसरे चरण में 1442 उम्मीदवार मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिनमें 218 महिलाएं भी शामिल हैं। एसआईआर को लेकर बंगाल चुनाव में जमकर बवाल मचा हुआ है। दूसरे चरण की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें 27 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं, जिसमें सीएम की सीट भवानीपुर से करीब 27% वोटर हैं जिनके नाम पिछली बार के मुकाबले कम हो गए। इसी भवानीपुर सीट पर आज सिर्फ बंगाल की नहीं, देश की नजर भी लगी है। यह सीट टीएमसी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां से खुद मुख्यमंत्री तो मैदान में है ही, लेकिन उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी को उनके सामने खड़ा कर दिया। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने 2021 के चुनाव में दीदी को उनके मैदान में नंदीग्राम में जाकर चुनाव हरा दिया था। यहाँ शुभेंदु अधिकारी 1956 वोट से 2021 का चुनाव जीते थे ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी को उपचुनाव में भवानीपुर आके लड़ना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या होगा, ये तो 4 तारीख के नतीजे बताएंगे।
भवानीपुर की सामाजिक विविधता ऐसी है कि इसे मिनी इंडिया के तौर पर देखा जाता है और यही वजह है कि ममता बनर्जी हिंदी में भाषण देती हैं भवानीपुर में, क्योंकि यहाँ की आबादी कुछ इस तरीके से है। कोलकाता नगर निगम के 8 वार्डों में फैले भवानीपुर में बंगाली, गुजराती, पंजाबी और सिख परिवार, मारवाड़ी और जैन परिवार के अलावा बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ बंगाली हिंदू करीब 42% हैं, गैर बंगाली हिंदू करीब 34% हैं। अगली ग्राफिक स्प्रेड अगर हम देखें, मुस्लिम वोटर करीब 24% यहाँ पर है। तो भवानीपुर की गलियों में आज जंग के मैदान में तब्दील होती दिखाई दी और ये जो बड़ी संख्या है जो दिखाती है कि गैर बंगालियों की, इसीलिए दीदी हिंदी में भाषण दे रही है। और हिंदी में भाषण देने का मतलब है कि वहाँ जो लोग बीजेपी के वर्कर पहुंचे हुए काम कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है। इसीलिए भवानीपुर में कदम कदम पर तनाव और टकराव का माहौल बना हुआ है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की आखिरी दिन की रैलियों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद टीएमसी और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। ऐसी तस्वीरें इस इलाके से बीते 2-3 दिनों से काफी ज्यादा आ रही हैं। जब भी टीएमसी उग्र हो गई तो समझ जाइए कि वहां पर उनकी हार निश्चित है। इस बार मतदान से ठीक पहले 79 देसी बम मिलने से भी आज हड़कंप मच गया, जिसकी जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। चुनाव के ठीक पहले बम मिल रहे हैं बंगाल में। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए थे। बंगाल की सड़कों पर अर्धसैनिक बलों की गाड़ियां और जवानों की मौजूदगी बताती है कि कैसे पूरे चुनावी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और ये तस्वीरें कईयों को डिस्टर्ब भी कर रही हैं, जैसा कि इल्जाम ममता बनर्जी ने लगाया है। हालांकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है। दूसरे चरण में केंद्रीय पुलिस बलों की लगभग 2321 कंपनियां तैनात की गई हैं। अकेले कोलकाता इलाके में 273 कंपनियां तैनात की गई हैं। सुरक्षा और निगरानी के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर कैमरे वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है सेंसिटिव इलाकों को। 2026 के चुनाव में बंगाल सियासत के कई रंग देखे थे। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, एसआईआर से शुरू हुई लड़ाई, बंगाली अस्मिता, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से होते हुए मछली और झालमुड़ी तक पहुंच गई थी। बंगाल के चुनावी समर में झारग्राम से पीएम मोदी की झालमुड़ी वाली तस्वीरों ने बंगाल का सियासी पारा खूब चढ़ा दिया था, खूब वायरल हुई थी। पीएम की सबसे उनकी फीड में सबसे अधिक देखे जाने वाली ये तस्वीरें थी पिछले हफ्ते में। पीएम मोदी को झालमुड़ी का जवाब देने ममता बनर्जी भी आज अपने अंदाज में दिखाई दी। वो सब्जी की दुकान पर पहुंच गई और सब्जी खरीदने लगी। भवानीपुर में प्रचार के बाद दीदी एक दुकान पर सब्जी खरीदती है, फल खरीदती दिखाई दी। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, एक तरफ झालमुड़ी और एक तरफ सब्जी। राजनीति में हर मैसेज के मायने होते हैं। छोटे से छोटे मैसेज का बड़ा असर होता है। झालमुड़ी बंगाल की पहचान है। सिखाकर पीएम मोदी ममता के बाहरी होने के हमले को काउंटर करते दिखाई दिए थे। ममता बनर्जी सब्जी खरीदने वाली तस्वीरों के जरिए ये मैसेज देना चाहती हैं कि वो आज भी बंगाल के आम आदमी का ही चेहरा हैं। दीदी ये जताना चाहती हैं कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद वे आज भी एक साधारण गृहिणी की तरह हैं, जो महंगाई और महिलाओं की समस्या को समझती है। बंगाल के पहले फेज में ऐतिहासिक मतदान हुआ, जिसे देखकर लगता है कि बुधवार को बंगाल एक और रिकॉर्ड मतदान में बनाएगा। लेकिन ये वोटिंग सिर्फ मतदान के लिए रहेगी, वोटिंग के लिए रहेगी, या फिर क्या इस बार राइटर्स बिल्डिंग की सबसे ताकतवर कुर्सी पर एक नया चेहरा बैठेगा? ये 4 मई के नतीजों से पता चलेगा। अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, अगली कहानी को पसंद करते हैं जिसको आपने वोट दिए। शाकिब जलाली साहब का एक मशहूर शेर है, ध्यान से सुनिएगा। शाकिब जलाली का शेर है, अपना साया समझते थे जिनको कभी, वो जुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी होने का दावा जिस आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता था, वो आज क्या से क्या हो गई देखते देखते। आलम यह है कि पार्टी का नेता हो या पार्टी का बागी, दोनों वीडियोबाजी में मशगूल है। पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी के नाम की दुहाई दे रहे हैं, तो बगावत करके बीजेपी में गए राघव चड्ढा उस आम आदमी की दुहाई दे रहे हैं जिनके हकों की लड़ाई ने ही किसी मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बना दिया था। आज मेरे सामने सबसे आसान रास्ता है कि मैं उनका आदेश मान लूं और एक बड़ा वकील खड़ा करके उनके सामने अपना केस लड़ूं। पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है,
बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज़ कहती है कि न्याय नहीं हुआ तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। इस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। कभी अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा एक ही कश्ती पर सवार थे, लेकिन आज कश्ती छोड़िए दरिया की धारा ही बदल चुकी है। हालांकि वीडियो के संदर्भ अलग अलग हैं, लेकिन दोनों को बताना यही है कि वो कितने आदर्शों के दूध से धुले हुए हैं। राघव चड्ढा ने वीडियो बनाकर यह बताया कि जिस पार्टी से 4 साल पहले वो राज्यसभा सांसद बने थे, उसके अरमानों पर झाड़ू फेरकर वो क्यों बीजेपी में शामिल हुए या होने को मजबूर हुए। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को वीडियो बनाकर यह बताना था कि शराब घोटाले के सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में वो पेश नहीं होंगे और इसके लिए वो महात्मा गांधी के बताए रास्ते का सहारा लेंगे, वो सत्याग्रह करेंगे। इस मामले में केजरीवाल ने एक तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर सूचित किया तो दूसरी तरफ वीडियो बनाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात सही है कि निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो चुके हैं, लेकिन शराब का सवाल ही गांधी के विचारों से विरोधाभास दिखाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं पहला काम करूंगा वो है शराबबंदी। गांधी शराब बंद करने की बात करते थे, केजरीवाल शराब की दुकानें खुलवाने के मामले में फंस गए थे। लेकिन बात गांधी की है और अदालत की भी, तो खुद को दोषी ठहराए जाने पर गांधी का रुख क्या होता था, इसको भी अब जान लेते हैं। थोड़ा इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई थी कि उनके अखबार यंग इंडिया में उन्होंने 3 ऐसे लेख लिखे थे जिससे अंग्रेजी सरकार विद्रोह मानती थी। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज CN ब्रूम्सफील्ड की अदालत में गांधी के समर्थकों पर विद्रोह, असंतोष और उपद्रव फैलाने के आरोप लगे थे। इस पर गांधी ने जवाब दिया कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं, फिर भी मैंने ये खतरा मोल लिया है और जज साहब अगर मैं छोड़ दिया गया तो फिर यही कार्य करूंगा जो कार्य आज अभी मैं कर रहा हूं। मैं ना दया चाहता हूं, ना हल्की सजा, बल्कि कठोर से कठोर सजा के लिए मैं तैयार हूं। इससे कश्मकश में फंसे जज ब्रूम्सफील्ड ने कहा, मिस्टर गांधी, आप लाखों लोगों की नजरों में एक महान नेता और देशभक्त हैं, फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई सरकार आपको आजाद नहीं छोड़ सकती। आखिर में जज ने गांधी को सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई। और अब आते हैं केजरीवाल पर, जो गांधी के रास्ते पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में ना जाने की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। मामला लीगल है तो मामला पॉलिटिकल भी है, इसीलिए केजरीवाल के सत्याग्रह पर सियासी चुटकी भी ली जा रही है। मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब उन लोगों में से हैं जो ये कहते हैं कि वकील भी हम हैं, गवाह भी हम हैं और जज भी हम हैं, सब कुछ वही है, तो इस न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या है।
अब सवाल है कि जब केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के लिए नहीं जाएंगे तो इसमें आगे क्या हो सकता है। कानूनी जानकारों के मुताबिक जज फिर भी केजरीवाल के मामले में सुनवाई कर सकती है, क्योंकि इसमें सिर्फ लीगल असिस्टेंस की जरूरत होती है। इसीलिए अदालत किसी को एमिकस क्यूरी नियुक्त कर सकती है, जो अदालत को निष्पक्ष सलाह दे सकता है। अदालत केजरीवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर सकती है और जज चाहें तो अदालत की अवमानना का मामला भी केजरीवाल के खिलाफ बन सकता है। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे पर, उनके बच्चों पर सरकारी वकीलों के पैनल में होने को लेकर जो आरोप लगाया था वो भी सही नहीं है। इस तरह से अनर्गल आरोप लगा करके और वीडियो जारी करके ऑनरेबल जज के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। जहां तक उन्होंने ये कहा कि मैं अपने आप को कार्यवाही से अलग कर लूँगा, मैं और मेरा वकील कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं करेंगे, ये उनकी अपनी चॉइस है। बट इससे जो है कोई जज का डिसीजन प्रभावित नहीं होता है और ऐसे जो पत्र हैं मैं समझता हूँ उनको नहीं लिखने चाहिए और ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स हैं। सुप्रीम कोर्ट देखेगी, क्योंकि जस्टिस शर्मा देख चुकी हैं और उनके हिसाब से कोई ये आरोप नहीं है। लेकिन ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट लिटिगेंट है, तो वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट कोर्ट्स में पक्षकारी, उसके तरफ से लोग पक्षकारी करते ही हैं, लोग अपीयर होते हैं। अब उसमें जस्टिस शर्मा के लड़के कहाँ अपीयर हो रहे हैं, किसके साथ अपीयर हो रहे हैं, ये सब तो मैं अब आपको एक बात और याद दिलाता हूं। आपको याद होगा 2022 में गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल ने करेंसी नोट पर गांधी की जगह लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की बात की थी। केजरीवाल का मानना था कि उससे देश पर धन बरसेगा, याद है ना आपको। उसका फायदा केजरीवाल को गुजरात के चुनावों में मिला और उनके खाते में 5 सीटें उस वक्त आ गई थी। लेकिन आजकल उनकी राजनीति फंसी हुई है। पहले दिल्ली में चुनाव हारे और राज्यसभा में उनकी पार्टी के 10 में से 7 सदस्यों ने पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए और आज तो राज्यसभा के सभापति ने उसे मंजूरी भी दे दी, यानी ये अब बीजेपी का हिस्सा बन गए हैं। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि कानून के हिसाब से ये गलत उनके साथ हुआ है कि अभी जो चेयरमैन साहब का फैसला है वो एक तरफा है। 7 सांसदों ने जो विलय का पत्र दिया उसका संज्ञान चेयरमैन साहब ने लिया है, लेकिन जब मेरे पत्र का संज्ञान लेंगे जिसमें मैंने उनको बताया है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उस पर सुनवाई शुरू होगी। तो मुझे उम्मीद है कि सभापति महोदय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना फैसला देंगे। जो भी फैसला आएगा तब उसके बाद बात करेंगे। अभी तो हमारे याचिका पर सुनवाई भी नहीं हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से। आम आदमी पार्टी फाउल प्ले की बात कर रही है और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है। हालांकि शुक्रवार को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा ये बता चुके थे कि वो क्यों बीजेपी में जा रहे हैं। तो फिर 3 दिन बाद आज एक और लगभग वैसे ही वीडियो उनको जारी करने की नौबत आ गई। क्या वजह है भाई? राघव चड्ढा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शुक्रवार तक करीब 155 लाख फॉलोअर्स थे, जो 3 दिन में घटकर 123 लाख हो गए हैं। यानी 32 लाख फॉलोअर्स की इंस्टाग्राम में कमी आई है। यानी हर रोज करीब 10-11 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे राघव चड्ढा के कम हुए हैं। तो सवाल है कि क्या राघव चड्ढा को इस बात का डर सता रहा है कि उनके पार्टी बदलने का लोगों में अच्छा संदेश नहीं गया है और इसीलिए फिर से बताने आए क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का इस संकट यह है कि राज्यसभा में 10 की जगह अब उनके 3 सांसद ही रह गए। एंटी डिफेक्शन लॉ के मुताबिक अगर 2/3 सदस्य चाहें तो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और तब उनकी सदस्यता प्रभावित नहीं होती है। कानून के जानकार भी यही बात दोहरा रहे हैं। देखिए, जब 2/3 सांसद किसी पार्टी के मर्जर कर जाते हैं किसी और पार्टी के साथ, वो कानूनन सही माना जाता है। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि ये मर्जर क्यों हुआ, उसका जवाब अगर अदालत में डाला जाएगा तो अदालत जवाब देगा। और आगे बढ़ते हैं अब अगली कहानी की ओर। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, बात बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री की करते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक विवादित बयान देकर विरोध के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के देश में लाखों फॉलोअर्स है, लेकिन दूसरी तरफ महाराज सहित दुनिया भर में लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, उनके दीवाने हैं। ऐसे में एक बयान चर्चा का विषय धीरेन्द्र शास्त्री का बना हुआ है। पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए।
छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचाओ तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थना। सुना आपने क्या कहा, और ठेस पहुंचा हो तो माफी मांगते हैं। महाराष्ट्र की धरती से शिवाजी महाराज के बारे में विवादित बयान देने से आज हर मराठी आहत है, हर हिंदुस्तानी आहत है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह कि धीरेंद्र शास्त्री ने नागपुर के जिस मंच से यह विवादित बयान दिया था, वहां आरएसएस के प्रमुख और सरसंघचालक मोहन भागवत खुद मौजूद थे। उनके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मंच पर बैठे हुए थे। सबके मन में यह सवाल है कि इन सबके बीच धीरेंद्र शास्त्री ने यह बयान शिवाजी महाराज के बारे में कैसे दे दिया, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज को देश में हिंदवी स्वराज का सबसे बड़ा नायक कहा जाता है। वो पूरी दुनिया में मराठी गौरव के प्रतीक रहे। इतिहास के पन्नों से लेकर स्कूल कॉलेज की किताबों तक वीर छत्रपति शिवाजी के चैप्टर हर किसी ने पढ़े और सुने हैं। महाराष्ट्र की पूरी राजनीति छत्रपति शिवाजी के इर्द गिर्द घूमती आई है और घूमती रहेगी। महाराष्ट्र की हर सियासी पार्टी अपने आप को शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा अनुयायी, उनका शिष्य, उनके आदर्शों पर चलने का दावा करती है। ऐसे में धीरेंद्र शास्त्री के एक विवादित बयान से पूरी महाराष्ट्र सरकार बेचैन हो गई है। पूरे महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग इतने नाराज हैं कि धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की अब मांग की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मान चुके हैं कि बाबा बागेश्वर की बातों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। इतिहास में हमें इस प्रकार का कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता। असल में हमें ये पता है कि जो भी महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों के बारे में अनेक लोक कथाएं बन जाती हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की महाकथाएं होती हैं। हमें पता है कि रामायण और महाभारत के संदर्भ में भी अनेक लोक कथाएं हैं। वे सारी इतिहास पर या उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करके उसी जगह पर बनती हैं या बनी हुई हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस पर इतना ही कहूंगा कि जो इतिहास हमने सीखा है, उस इतिहास में या हमारे यहाँ जो भी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें इस प्रकार का कोई भी उदाहरण नहीं है। दक्षिणपंथी लोग या बीजेपी के लोग या आरएसएस के जो लोग हैं, समर्थक हैं, वो बाबा बागेश्वर को बहुत मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो कुछ कहा वो नागपुर में कहा, मुख्यालय में कहा और बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी में कहा, और शिवाजी महाराज के बारे में उल्टी बात कर दी। क्यों उल्टी बात मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमने इतिहासकारों से भी बात की है, वो भी बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था। पूरी दुनिया में आज भी शिवाजी महाराज शौर्य और युद्ध तकनीक के सबसे बड़े शूरवीर माने जाते हैं। वो ऐसे महान योद्धा थे जिनके शासन के दौरान मुगल महाराष्ट्र पर पूर्ण कब्जा नहीं कर पाए। 1666 में आगरा में औरंगजेब के दरबार से जिस तरह शिवाजी महाराज चकमा देकर गायब हुए थे, वो अपमान औरंगजेब मरते दम तक नहीं भूल पाया था। और अब सवाल है कि धीरेंद्र शास्त्री जिस तथ्य के बारे में कहते हैं, उसके बारे में इतिहास के जानकारों के पास क्या जानकारी है, वो भी आप सुन लीजिए, और खासकर धीरेंद्र शास्त्री के जो भक्त हैं वो भी सुन। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो बात कही कि शिवाजी महाराज ने अपना मुकुट गुरु रामदास के चरणों पर रख दिया और कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूं, अब इसको आप संभालिए, ये बात पूरी तौर से गलत है। इसमें गुरु रामदास उनके गुरु थे, ये बात बिल्कुल सिद्ध नहीं है, ये ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये मामला कोर्ट तक भी गया था और कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि शिवाजी महाराज के गुरु रामदास नहीं थे। ये कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का जजमेंट है। और दूसरी बात, शिवाजी महाराज कभी थक गए हों और कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हों, ये इस प्रकार की कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं मिलता। डॉक्टर राम पुनियानी इतिहास के बारे में लिखने वाले कुछ देश के बड़े और प्रतिष्ठित नामों में से एक है।
धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान की वजह से चारों तरफ से घिर गए, इसीलिए वो अब इस बयान के लिए देश की जनता से माफी मांग रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेता इस बयान को लेकर अब बहुत नाराज है और महाराष्ट्र की जनता से कार्रवाई करने की, महाराष्ट्र की जनता जो सरकार से कार्रवाई करने की मांग कर रही है। जो सत्ता में बैठे हैं उनको भी दुख होना चाहिए कि एक बाबा महाराष्ट्र में आता है, उसके मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री है, सरसंघ चालक है, आरएसएस प्रमुख है, नेतागण है, और वो जाकर शिवाजी महाराज का इतिहास मंच से बदल रहा है। मुख्यमंत्री को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? आरएसएस प्रमुख को गुस्सा क्यों नहीं आ गया? इतिहास बदलने वाला ये बाबा जो है, ऐसे बाबा ढोंगी बाबा होते। धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी बाबा कहा संजय राउत ने। भले ही धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयान पर माफी अब मांग चुके हैं, लेकिन तब उन्होंने महाराष्ट्र के बहुत से नेता और अभिनेता को भी नाराज किया हुआ है। इसमें एक नाम एक्टर रितेश देशमुख का भी सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान पर रितेश ने मराठी में एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई हमारे आराध्य देव के बारे में इस तरह की मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें करता है तो एक शिव भक्त होने के नाते खून खौलना लाजमी है। रितेश ने आगे लिखा, शिवाजी महाराज की विरासत को कमतर दिखाने की ऐसी बेकार कोशिशें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई भी आकर कुछ भी बकवास नहीं कर सकता है। रितेश देशमुख की नाराजगी का दूसरा पहलू भी है, और वो ये कि शिवाजी महाराज के शौर्य और बलिदान पर एक फिल्म लेकर वो आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है राजा शिवाजी, जिसमें मुगल साम्राज्य के खिलाफ शिवाजी महाराज का संघर्ष में जीवन दिखाया गया है। और खास बात यह है कि यह फिल्म खुद रितेश देशमुख ने ही बनाई है और रितेश देशमुख ही इसमें शिवाजी महाराज की भूमिका भी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और वो है ईरान युद्ध का अपडेट। व्हाइट हाउस में हड़कंप है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए 72 घंटे का टाइमर सेट कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान नहीं झुका तो उसके तेल के भंडार को उड़ा दिया जाएगा। सवाल है कि क्या खामेनेई मुल्क घुटने टेक देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो मैसेज वॉशिंगटन भेजा उसने ट्रंप की टेंशन को दोगुना कर दिया है। साथ ही ईरान रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ एक ऐसा एक्सिस ऑफ फ्रेंड्स तैयार कर रहा है जिसके चक्रव्यूह में अब ट्रंप को घेरने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। ईरान ने पीस टॉक में प्रगति नहीं होने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा दिया है। रूस पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका की ज्यादा मांगों की वजह से पाकिस्तान में शांति वार्ता सफल नहीं हो पाई। इस कूटनीतिक गतिरोध के बीच अराक्ची ने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अब मुलाकात कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल हमेशा से आर्या पार कर रहा है। फॉक्स न्यूज को फोन पर दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर 3 दिन में सीज फायर नहीं हुआ तो ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह ठप होगा और तकनीकी खराबी से उसकी पूरी इकोनॉमी ब्लास्ट हो जाएगी। ट्रंप का गणित सीधा है, ईरान की घेराबंदी इतनी सख्ती कर दो कि उसकी पाइपलाइनों में तेल का प्रेशर बढ़ जाए और वो खुद ब खुद फट जाएं। लेकिन ट्रंप की इस धमकी के बीच ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट की पहरेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। तेहरान से नहीं आ रही एक और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे तो उधर प्योंगयांग में रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक ऐसी केमिस्ट्री दिख रही है जो वॉशिंगटन के लिए खतरे की घंटी है। जब ट्रंप ईरान को धमका रहे थे, ठीक उसी वक्त पुतिन के रक्षा मंत्री किम जोंग उन के साथ हाथ मिला रहे थे। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव का उत्तर कोरिया पहुंचना और किम जोंग उन का उन्हें गले लगाना ये महज एक कूटनीतिक दौरा नहीं है। किम जोंग ने ऐलान कर दिया है कि वो रूस की नीतियों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जाहिर है ये तिकड़ी अब ट्रंप की नई फॉरेन पॉलिसी के सामने सबसे बड़ी दीवार बन गई है। विदेशों में फंसते ट्रंप के लिए घर के अंदर भी हालात अच्छे नहीं हैं। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हिल्टन होटल में गोलियां चली।
हमलावर की पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। पब्लिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि एलन एक डेमोक्रेट है जिसने कमला हैरिस के 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में चंदा दिया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। से 10 मिनट पहले परिवार को एक लिखित बयान भेजा था। इसमें उसने पेडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। दावा है कि एलन ट्रंप की नीतियों से नाराज था। ईरान की पाइपलाइन फटेगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ईरान, रूस, उत्तर कोरिया की घातक तिकड़ी ट्रंप के कूटनीतिक धैर्य की परीक्षा ले रही है। ये महज एक गठबंधन नहीं, बल्कि ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को नाकाम करने वाला एक वैश्विक चक्रव्यूह है। रही बात लोन वुल्फ हमलों की, तो ये ट्रंप के लिए बाहरी दुश्मनों से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि घर के अंदर छिपे ये साइलेंट किलर सुरक्षा घेरे को नहीं बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र के भरोसे को निशाना बना रहे हैं। अपनी नीतियों, अपने कार्यक्रमों की वजह से अब चौतरफा ट्रंप इस वक्त घिरे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, इजराइल लेबनान सीमा पर शांति की उम्मीदें एक बार फिर धुआं होती दिखाई दे रही हैं। जारी सीज फायर के बीच रविवार को लेबनान पर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों से दक्षिणी इलाके में भारी तबाही हुई है। 14 लोगों की मौत की खबर है, 37 लोग घायल हुए हैं। इजराइल की ओर से लगातार हो रहे हमलों ने साफ कर दिया है कि कागजों पर हुआ सीज फायर समझौता, जिसका ऐलान खुद ट्रंप ने किया था, वो भी अब दम तोड़ रहा है। ट्रंप की बातें नहीं चल पा रही। सीज फायर के बावजूद इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह ने पलटवार किया। दक्षिण लेबनान के तैबा के रेस्क्यू के लिए पहुंचे इजरायली हेलीकॉप्टर पर हिजबुल्लाह ने आत्मघाती ड्रोन से हमला कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देखें, इजरायली सेना की 77वीं बटालियन का एक टैंक खराब हुआ तो उसे ठीक करने के लिए सैनिक जुटे थे, तभी आसमान से मौत बनकर हिजबुल्लाह का ड्रोन आ गिरा। इस हमले में एक सैनिक की मौत हो गई और 4 घायल हुए हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि जब घायलों को बचाने के लिए एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, तब भी ड्रोन से हमला जारी रहा। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि धमाका इतना जबरदस्त था कि इजरायली सैनिकों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये कहानियां कह रही हैं कि इजरायल की सेना पर लेबनान कई बार भारी पड़ जा रहा है। हिजबुल्लाह की ताकतें। मुसीबत सिर्फ वॉशिंगटन में ट्रंप के लिए ही नहीं बढ़ी है, बल्कि उनके सबसे खास दोस्त और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सिंहासन भी उनके अपने देश में अब डोलने लगा है। इजरायल में चुनावी साल है। नेतन्याहू के खिलाफ एक ऐसा महागठबंधन तैयार किया गया है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने भी नहीं की होगी। सियासी तौर पर 2 धुर विरोधी नफ्ताली बेनेट और याइर लेपिड अब एक हो गए। आखिर क्या है इनका प्लान, कैसे नेतन्याहू को घेरा जा रहा है उनके घर में, देखिए। इजराइल की राजनीति में बीबी के नाम से मशहूर नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए उनके 2 पूर्व प्रतिद्वंदियों ने हाथ मिला लिया है। राइट विंग के नेता नफ्ताली बेनेट और मध्यमार्गी याइर लेपिड ने अपनी पार्टियों का विलय कर एक नई पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा गया है टुगेदर। बेनेट और लेपिड की ये जुगलबंदी नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा चुनावी खतरा मानी जा रही है। जहां एक तरफ इजराइल युद्ध और आंतरिक विरोध का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने नेतन्याहू की घेराबंदी तेज कर दी है। क्या नेतन्याहू युग इस चुनावी साल में खत्म हो जाएगा? ये सवाल अब पूरी दुनिया में गूंज रहा है। यानी ट्रंप वहां परेशान है और यहां इजराइल में नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें एक और कानूनी झटका लगा। यरूशलेम की जिला अदालत ने सुनवाई शुरू होने से महज 1 घंटे पहले नेतन्याहू की गवाही देने की याचिका को दूसरी बार खारिज कर दिया। दरअसल नेतन्याहू पर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे, उसकी जांच चल रही है। इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने साफ किया कि किसी भी संभावित माफी पर विचार करने से पहले नेतन्याहू को इन मामलों में कानूनी समझौता करना होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वहीं से जुड़ी हुई हमले से। पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने मध्यस्थता को लेकर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। ईरानी संसद की सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजई ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान एक दोस्त जरूर है, लेकिन वो अमेरिका और ईरान के बीच निष्पक्ष मध्यस्थता नहीं कर सकता। रेजई के मुताबिक पाकिस्तान अक्सर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देता है, जिससे उसकी तटस्थता संदिग्ध हो जाती है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने महज 24 घंटे के भीतर 2 बार पाकिस्तान का दौरा किया है। यानी पाकिस्तान के इंटेंशंस पर ईरान को शक है।
और अब कार्यक्रम के आखिर में आ गए चक्रव्यूह में, बात करेंगे पब्लिक व्यू की। जनता क्या कह रही है अलग अलग स्टोरीज पर। श्रुति ठाकुर जी का ट्वीट है बंगाल के चुनावों पर। बंगाल इलेक्शन में पहले चरण के बम्पर वोटिंग को देखने के बाद जनता को इंतजार है फाइनल नतीजे देखने का। उलट फेर होकर कुछ खेला होगा या ममता जी को ही झेलना होगा। अगला पब्लिक व्यू राघव कृष्णा का है। पश्चिम बंगाल के चुनाव से ही बंगाल में ममता की विदाई हुई तो विपक्षी इमारत का सबसे मजबूत स्तंभ गिर जाएगा। एक और पब्लिक व्यू ले लेते हैं, विशाल कृष्ण पाठक का है। यह भी बंगाल चुनावों पर है। जो काम राहुल गांधी कांग्रेस ने दिल्ली में किया वही काम अब पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। भाजपा को जिता रहे हैं, बाकी ममता रहेंगी या गई पता तो 4 मई को चलेगा। एक और पब्लिक व्यू राघव चड्ढा के मामले पर आया है। माधुरी चिंचमतलपुरे जी का बयान है, ये माधुरी जी का। वो लिखती है कि कल तक राघव जी भ्रष्टाचार के खिलाफ यॉर्कर फेंककर विपक्ष के स्टंप्स उखाड़ने का दम भरते थे। आज वही खिलाड़ी पाला बदलकर उसी टीम के लिए पिंच हिटर बन गए हैं। राजनीति का वो मैच है जहां नैतिकता रिटायर्ड हट होकर पेविलियन लौट चुकी है। बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट की एनालॉजी के साथ माधुरी जी ने अपना ये विचार लिख के भेजे। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह में इतना ही। अब आपसे कल शाम मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।